हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड वीडियो के अंदर थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मैं गया होता कहीं और बाहर की तरफ किसी काम से। खैर, वो बात में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि हम सब आए हैं यहाँ पढ़ने। एंड पढ़ाई के साथ आज मैं बता दूं आपको कि आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। क्रूशल एज इन, क्योंकि जो अगर ऑडिट की हम बात करें तो ऑडिट के अंदर आपको सारी किताबें चेक नहीं करनी पड़ती, आपको मुद्दे की चीजें चेक करनी पड़ती है, मटेरियल चीजें चेक करनी पड़ती है। और मटेरियल से हमारा ऐसे आता है ऐसे 320 मटीरियलिटी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर दैट ऐसे, and it is going to be super important for the practical as well as the theoretical purpose, राइट। इन दोनों के पर्पस से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। एंड ज़्यादा बड़ा नहीं कहूँगा, बट यस, इस चीज़ को समझ के करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन प्रैक्टिकल ऑडिट ऑल्सो। एंड यहाँ मैं वैसे भी सीए फाइनल के बच्चों को केटर कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये अप्लाई कर रखा होगा कि हाउ टू सेट अप बेंचमार्क एंड हाउ टू सेट अप मटेरियलिटी डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स। एंड इट डिपेंड्स ऑन दी ऑल kind of audit, not just statutory audit. If you are doing stock audit, if you are doing internal audit and whatsoever audit, इसके अंदर ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और थोड़ा सा मेरे को आइस पेन है, तो अभी आंखों में मतलब जलन सी बच रही है, बट मैं ट्राई करूंगा बिल्कुल इंटरेक्ट करने की और जितना हो सके उतना पॉसिबल कोशिश करेंगे इस लेक्चर को, इस सेशन को एक अच्छा बनाने की। ओके, सो और वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जिन्होंने लाइक किया या कह लो सपोर्ट किया पिछली वीडियो को। एंड आई एम लविंग द सपोर्ट विच आई एम गेटिंग, सो थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द lecture window when 1 2 3 and go. Okay, so as always वीडियो बफर नेवर एंड्स, वो चलता ही रहेगा। ठीक है, वो तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह हो गया ऐसा लगता है। ओके, सो ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। बिल्कुल स्लो चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी, राइट। एक चीज को समझ के चलेंगे। दिस स्टैंडर्ड ऑन auditing deals with the auditor's responsibility to apply concept of materiality in the planning and performing an audit of financial statement. Now what is concept of materiality? Material का मतलब होता है substantial, ठीक है, कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज मेरे लिए कहीं ना कहीं उस चीज को क्या बोलेंगे कि इफेक्ट करेगी मुझे। तो हम ऑडिट में वही चीजें ढूंढेंगे जो मेरे को इफेक्ट करेगा। ऐसा ना हो कि 1-2 रुपए का फर्क आ रहा है और उसके पीछे हम 2-2 3-3 दिन लगा रहे हैं। भाई 1-2 रुपए का फर्क करोड़ों की कंपनी में आ सकता है, 1-2 रुपए क्या बल्कि हजारों का फर्क आ सकता है, लेकिन लाख रुपए का फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, दिस दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। और हम डेली लाइफ में भी हर चीज को इसी तरह से तोलते हैं कि यार ये मेरे लिए चीज मटेरियल है या नहीं है, उस हिसाब से ही हम बातें करते हैं, right? So materiality in the context of an audit, financial reporting framework often discuss the concept of materiality in the context of preparation and presentation of the financial statement. They generally explain that, वो पहली चीज explain करते हैं कि मिस स्टेटमेंट जो होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसिडर्ड टू बी मटीरियल इफ दे इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में could reasonably be expected to influence the economic decision of the users taken on the basis of the financial statement. So this statement itself is very important because ये बताता है कि मटीरियलिटी होती क्या है। तो अगर आप कहीं पे भी अटको तो ये चीज आप लिख सकते हो कि हाँ, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट, ठीक है, which eventually results in whether individually और एग्रीगेट, ठीक है, या तो एक ऐसी चीज या ऐसी कई सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब एग्रीगेट मतलब बहुत सारी चीज इस तरह से रिजल्ट कर रहा है कि उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लाइक शेयर होल्डर्स, अगर उनका कोई रीजन, उनका कोई डिसीजन वो इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो चीज मटेरियल। लाइक अगर मैं बात करूं कि कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, अगर प्रॉफिट्स में ही ऊपर नीचे है या मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ सेल ही रिकॉर्ड करना मैं भूल गया हूं, तो उससे शेयर होल्डर्स की डिसीजंस पे इफेक्ट पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि यार इस कंपनी ने यार इस बार तो प्रॉफिट बहुत कम किया। अरे प्रॉफिट करा है लेकिन हमने लिखना भूल गए। तो ये चीज एक मटेरियल चीज है क्योंकि इससे शेयर होल्डर्स की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर इन्फ्लुएंस आता है सीधा सीधा, राइट।
सो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और ये हम हर जगह मेंशन करेंगे कहीं ना कहीं कि हाँ, एक ऐसा फैक्टर, ठीक है, एक ऐसी चीज जिससे इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारा इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। सो मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन, ओमिशन भी एक तरह की मिस स्टेटमेंट है, आर कंसिडर्ड टू बी मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन द एग्रीगेट कुड reasonably be expected to influence the economic decision of the users taken on the basis of the financial statement, ठीक है। then judgments about materiality are made in the light of surrounding circumstances, ठीक है, and are affected by the size and nature of the misstatement or combination of both. So obviously misstatement, अगर समझ लो 1-1 लाख रुपए की मिसस्टेटमेंट 10 बार ही हो रही है, तो वो 10 लाख की मिसस्टेटमेंट होगी ना टोटल। तो अगर साइज बहुत ज्यादा है तो भी उससे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर वो 1 लाख रुपए की ना 10 लाख रुपए की है लेकिन एक बार ही हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 1-1 लाख रुपए की लेकिन 10 बार हो रही है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे भी हमारी जो जजमेंट है वो अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट इज judgment about the matters that are material to the users of the financial statement are based on the consideration on of the common financial information needs of the user of a group. Okay, तो इसमें बता रहे हैं कि जो भी हम चीज को भी तोल रहे हैं कि ये मटेरियल है या नहीं है, वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है कि एक यूजर है, लाइक एक शेयर होल्डर है या कोई इन्वेस्टर है, उसकी बेसिक नीड्स क्या होती है? उसको बेसिकली सेल से मतलब होता है, उसको बेसिकली प्रॉफिट से मतलब होता है, उसको बेसिकली राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड से मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि पैसा आ रहा है और जा रहा है, पैसा आ रहा है और जा रहा है, कंपनी कमा कुछ नहीं रही है, ठीक है। तो नीड्स ऑफ द यूजर या फिर ग्रुप, एक तरह से ग्रुप्स, बहुत सारे यूजर हैं तो उनको हमने ग्रुप ऑफ यूजर्स बोल दिया, उनकी नीड क्या है, उनकी नीड के हिसाब से हमारी मटेरियलिटी डिसाइड होगी। सो पहली चीज हम ये लिख देते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है। फर्स्ट चीज, बेसिक चीज, ऐसी भी मटेरियलिटी में स्टेटमेंट्स मतलब सॉरी, इंक्लूडिंग ओमिशंस, इफ दे रीजनेबली मतलब अच्छी तरह से ये हमारे इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। जैसे इसमें जो लाइन लिखी है वही हम अच्छे से लिखते हैं, कंसिडर मटेरियल इफ दे इकोनॉमिक will be expected to influence the economic decisions users of FS whether individually or in aggregate। थोड़ा पास पास लिख दिया पर आई होप समझ तो आ ही रहा होगा, मतलब खुला खुला लिखा है क्योंकि, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज बता रहा है कि मटेरियलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर। ये क्या हो गया भाई साहब, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स material are made in the light of surrounding circumstances and are affected by the or combination of both and circumstances, ठीक है। तो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस जो हो रही है उससे भी मटेरियलिटी अफेक्ट होती है, तो हमने वो भी लिख दिया कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं आसपास उससे भी। देन तीसरी हमने क्या पढ़ी थी, हमने यूजर एज अ ग्रुप वाला पता था कि मटेरियल कैसे डिपेंड होता है, नीड
नीड ऑफ द यूजर. सो वही जजमेंट अबाउट द मैटर्स दैट आर मटेरियल टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल आर बेस्ड ऑन द दैट आर मटेरियल लिखा है क्या इसमें? इज नहीं, आर लिख देते. कंसिडरेशन दैट आर बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन क्या? कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी डन डनाडन एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ये छोटी छोटी चीजें लिखी होती है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें पढ़ने होते हैं, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं कि such a decision if present in applicable financial reporting framework provides a frame of reference to the auditor in determining the materiality for an audit. कोई दिक्कत नहीं. If applicable financial reporting framework does not include a discussion, ठीक है, अगर applicable है तो financial framework does not include a discussion on the concept of materiality, the characteristics referred above प्रोवाइड दी ऑडिटर विद सच फ्रेमवर्क. वैसे तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से ही हमें समझ आ जाता है, लेकिन अगर ये नहीं दे रखा तो हम जो ऊपर हमने पॉइंट लिखे उससे हम खुद डिटरमाइन कर लेंगे. बेसिक चीज लिखी है. ओके, लिख दिया. देन ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. एज वी ऑल नो कि ये प्रोफेशनल जजमेंट है. किसी के लिए लाख रुपए भी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए करोड़ रुपए भी इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए हजार रुपए भी इंपॉर्टेंट है. सो इट बेसिकली डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर एंड उसकी प्रोफेशनल जजमेंट पे. एंड इट इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर. वही चीज. एंड वो किस तरह से देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो उस चीज पे अच्छी तरह से डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा. राइट. डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड द परफॉर्मेंस materiality for the financial statement as a whole. Right. When establishing the overall audit strategy, the auditor shall determine materiality for the financial statement as a whole. जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, हमें तभी एक मटेरियलिटी बना के रख देनी चाहिए कि यार मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये चीज. लाइक अगर मैं बात करूं, मेरे को ऐसे डेटर्स देखने हैं जो 20 लाख से ऊपर आते हैं. ठीक है, जो जिनकी पेमेंट 20 लाख अभी तक बाकी है, तो मैं अब ऐसे डेटर्स को खोलने बैठूंगा, उनकी देखूंगा कि उनकी पेमेंट टाइम टू टाइम हो रही है, क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके डायरेक्टर सेम हो कहीं ना कहीं. तो मैं ऐसे स्क्रूटनी करूंगा उस चीज में. So I will deep dive into the debtors which are having balance of debtors and creditors both, which are having a balance of more than 20 lakhs. Now, how I have figured out 20 lakhs? I figured out 20 lakhs by seeing the bank statement कि यार इतने के पैसे तो ट्रांसफर होते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए 20 लाख रुपए घुमाना. ठीक है, तो इनके लिए 20 लाख रुपए घुमाना कोई बड़ी बात नहीं है. तो मैंने उससे एनालाइज किया कि मेरे को इतने पैसों की जरूरत, मतलब इतना पैसा मेरे को देखना ही देखना है, तो उसके थ्रू डिटरमाइन होता है बेसिकली. नाउ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, दिस इज गोइंग टू बी अ कंफ्यूजिंग टॉपिक बिकॉज लोगों को लगता है कि भाई मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेम है, लेकिन नहीं, ये दो चीज अलग है और इसके अंदर कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं. ठीक है, तो पहली चीज तो मैं थोड़ी स्क्रीन को वैसे करता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ. ये एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. राइट. ठीक है. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मीन्स द अमाउंट और द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर. ठीक है, क्या कह रहा है ये कि एक अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट अ लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. एक ये मान के चलते हैं. ठीक है, ये एक रेखा है, ये है मटेरियलिटी की रेखा. कि भाई जैसे मैंने 20 लाख का एग्जांपल लिया, 20 लाख का एग्जांपल याद रखना. ठीक है, ये 20 लाख का एग्जांपल है और मैं बोल रहा हूँ कि भाई यार इसके नीचे जो ट्रांजैक्शन है ना, वो 20 लाख से कम के हैं सारे, और इसके नीचे जो ट्रांजैक्शन है वो 20 लाख से ऊपर के हैं. मतलब ये प्लस, ये माइनस, जो भी ट्रांजैक्शन है, और ये मेरा मटीरियलिटी है.
ओके, ये मेरा मटेरियलिटी लेवल है अगर इसको देखा जाए तो। देन अब मैंने क्या किया, मैंने एक अमाउंट या अमाउंट्स सेट बाय द ऑडिटर एज लेस देन मटेरियलिटी लेवल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। तो मैंने बोला कि मटेरियल लेवल तो हमें मिल ही गया है, तो मैं यहाँ पे एक और सेट कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू अमाउंट जो हमने इसको लिया, ये जो चीज़ है मैंने वो यहाँ सेट करी, और ये मेरे लिए है 10 लाख। ओके, अब ये मेरे लिए 10 लाख है, और वही सेम गोल अबव ये प्लस होगा, और जो ये होगा ये माइनस होगा। अब ये जो 10 लाख है ये मेरे लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है एक तरह की, ठीक है, तो कि बाय डेफिनेशन चल रहे हैं, हम अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है। सो द अमाउंट और द अमाउंट सेट बाय एन ऑडिटर at less than materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability, कि इस तरह से मैं अपनी प्रोबेबिलिटी गिरा दूं इतने लो लेवल पे कि साला कभी हो ही ना, टू रिड्यूस टू एन एप्रोप्रिएटली लो लेवल द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी। क्या कह रहा है कि टू रिड्यूस टू एन एप्रोप्रिएट लो लेवल द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, अब ये चीज समझना, ये एग्जांपल को समझना, फिर हम थोड़ा और अच्छे से वार्तालाप करेंगे। अब यहाँ ये कह रहा है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मैंने लिया, दिस इज माय परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है, ये पीएम को समझ जाना यार, एक तो साला, दिस इज माय 10 लाख रुपीज जो मैंने सेट किया है वो मेरे लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब मैंने उससे अमाउंट कम सेट किया क्योंकि मैं चाहता हूँ एज अ होल जब मैं देखूं, ठीक है, तो अब साला 10-10 लाख रुपए की अगर 8 लाख का कोई घपला है, 8 लाख की कोई एंट्री है, फिर वो 5-6 बारी रिपीट हो रही है, 8 लाख की कोई एंट्री है, फिर 6 लाख की है, फिर 2 लाख की है, फिर 1 लाख रुपए की है, फिर 3 लाख रुपए की है, तो अगर इन सबको एग्रीगेट करें तो वो तो 20 लाख से ऊपर आ गया, ठीक है, तो वो तो मेरी मटीरियलिटी से ऊपर हो गई, लेकिन मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं तो कोई ऐसी एंट्री देख ही नहीं रहा हूं जो काइंड ऑफ इस चीज को कवर कर रही हो, 20 लाख के अंदर कवर कर रही हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 20 लाख से ऊपर की जो एंट्रीज है उनको देखते हैं, 20 लाख के जो नीचे जो एंट्रीज है उनको नहीं देखते, मैंने ये चीज बोली, राइट। एक सेकेंड रुको, थोड़ा अच्छे से वार्तालाप करते हैं अपन, गिव मी 1 सेकेंड। यस, सो मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। ये जो है वो है 20 लाख, ये मैंने एक बार नीचे सेट किया, मैंने बोला कि यार तुम 20 लाख रुपए तो देख रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, तो एक काम करो, 20 लाख रुपए देखने के बाद क्या करना, 10 लाख रुपए का भी एक मार्जिन लो, ठीक है। अब 10 लाख के नीचे की जो एंट्रीज है उनको छोड़ दो, लेकिन 10 से 20 लाख की जो एंट्रीज है उनको भी अच्छी तरह से पकड़ो, और उसमें देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एंट्री में प्रॉब्लम हो और वो रिपीट कर रही हो। तो समझ लो एक एंट्री है, मान ली हमने 11 लाख रुपए की, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, फिर एक एंट्री है 12 लाख रुपए की, उसमें कोई प्रॉब्लम है, फिर बाकी सारी सही है, तो मैंने वो उठाई, मैंने बोला ओ 11 + 12 सिंपल सी बात है 23, तो 23 लाख रुपए की एंट्री में गड़बड़ है, मतलब वो मेरे लिए मटीरियल हो गया, कैसे, क्योंकि मेरा तो जो बार था वो 20 लाख पे था, तो मैंने बोला कि हाँ ये मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्या किया, मैंने जब 10 लाख रुपए का एक बेंचमार्क या फिर एक लेवल सेट किया ना, बिलो दी मटीरियलिटी, जो मटीरियलिटी से भी नीचे था, वो मैंने जब सेट किया, तो मैंने उससे एक चीज निकाली, वो थी कि हाँ मैंने अपनी प्रोबेबिलिटी लेवल बहुत कम कर दिया। जैसे नोट्स में चलते हैं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि टू रिड्यूस टू एन एप्रोप्रिएटली लो लेवल, टू रिड्यूस टू एन एप्रोप्रिएटली लो लेवल द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट जो है वो एक्सीड ना करे मटीरियलिटी को, ठीक है, कि हमने अगर इस ये करने से हमारी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ये हमारे चांसेस कम हो जाते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट है वो एक्सीड नहीं करेगा मटेरियलिटी और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो, इसमें टाइम लो, और जिसको समझ नहीं आया वो वापसी देख सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई नो दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग टॉपिक एंड ये दिक्कत देता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपके लिए काफी आसान होगा, और ये प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना, कि हम सबसे पहले एक बेंचमार्क सेट करते हैं, उसके नीचे भी एक बेंचमार्क सेट करते हैं, देन उसके नीचे भी कर देते हैं कभी कभी, कि जब हमें लगता है कि हमें अगर बहुत डीप जाना है। ओके, so if in the specific circumstances of the entity there is one or more particular classes of the transaction account balances or disclosures,
for which misstatement of lesser amount than the materiality for the financial statement as a whole। अच्छा ये बताओ, ये लिखना परफॉर्मेंस मटेरियल लिखने की जरूरत है? सिंपल एक लाइन में या लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये डेफिनेशन है। आई नो दिस इंपॉर्टेंट, बट दिस इज इंपॉर्टेंट एज, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कुछ है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। बाकी समझोगे तो आ जाएगी समझ, ऐसा कोई इशू नहीं है। इफ इन द स्पेसिफिक कोई सर्कमस्टांसेस के अंदर देयर इज वन और मोर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ द ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर फॉर विच की मिसस्टेटमेंट of lesser amount than the materiality, ठीक है, could be reasonably expected to influence the economic decision of users taken on the basis of the financial statement। अब ये कह रहा है कि भाई ऐसे भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि तुमने मटेरियलिटी सेट करी 20 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की कोई गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ इतनी बड़ी है ना, वो एक तरह का मेरा इनकम टैक्स है जो मैंने पे नहीं किया। 8 लाख रुपए का कम पे किया है मैंने, तो भाई इनकम टैक्स का तो यार बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यार ये कंपनी डिफॉल्ट करती है। मतलब अमाउंट छोटा है, साइज जो मैंने लिखा था कि साइज कम है लेकिन नेचर बहुत बड़ा है, नेचर मटेरियल है। तो अगर हम साइज की बात करें, या अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइज है, वो जो साइज है वो मटेरियल नहीं है, लेकिन जो नेचर है वो मटेरियल है। ठीक है, नेचर मटेरियल है इस केस में। पर मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट, मतलब कम अमाउंट की भी मटेरियल हो जाती है एज अ होल, बट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, Deodar shall also determine the performance materiality level or level to be applied to those particular classes of transaction, account balances, and disclosure. And performance materiality is also known as tolerable misstatement. Now ये और क्लैरिटी देगी तुम्हें कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, भाई ये क्या मतलब हुआ? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब सिंपल सी बात है, 20 लाख थी मेरे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक यहाँ पे बार सेट किया, अब ये तो मैं इससे ज्यादा टॉलरेट ही नहीं करूंगा। मैंने बोला कि भाई नहीं, ये मेरे लिए एक टॉलरेंस लेवल सेट कर रहा है, ये मेरा एक मार्क है। बोलते हैं ना पानी सर से ऊपर चला गया, ये पानी सर से ऊपर जाने का जो मार्क है वो ये है, राइट? तो उसको समझो। अ परसेंटेज based on risk financial statement level is multiplied by planning materiality to determine the tolerable। ये बहुत फालतू बात लिखी हुई है कि एक परसेंटेज बेस्ड ऑन रिस्क एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल इज मल्टीप्लाइड बाय प्लानिंग द मटेरियलिटी। तो ये चीज प्रैक्टिकली होती है, बहुत कम होती है, मतलब ये सब जजमेंट के ऊपर होता है वैसे देखा जाए तो। ओके, यस, फैक्टर्स गिवन इंडिकेशन टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, पहली चीज तो यही आ जाती है, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ रेगुलेशन। एग्जांपल रेमुनरेशन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी रिलेशंस, इसमें हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रखनी पड़ती है। डिस्क्लोजर्स डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, और स्पेसिफिक आइटम इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स ऑफ द पर्टिकुलर केस, परचेज प्राइस ऑफ न्यू एक्वायर्ड बिजनेस। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट होता है। सो एक सेकंड आप रीड कर लो, मैं फटाफट पानी पी लेता हूँ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, डिस्क्लोजर्स डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, ठीक है, स्पेसिफिक आइटम इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल या फिर पर्टिकुलर केस, अगर कोई केस वेस चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग हो सकता है, या ये फिर लॉ ने ही कह दिया है कि हाँ भाई ये तो चीज लिखनी ही चाहिए, राइट? नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज बेंचमार्क। बेंचमार्क सबको पता होगा, लेवल सेट करना। भाई मेरा एक लेवल सेट है, मेरा एक बेंचमार्क है कि मेरे को दिन में 4 लेक्चर देखने हैं, मेरे को दिन में 3 बार रिवीजन करनी है, बिया ब्ला 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 व्हाटसोएवर। ठीक है, तो ये बेंचमार्क को हम बेसिकली समझते हैं कि एक परसेंटेज सेट कर देना, एक बार लगा देना, एक लेवल लगा देना, और ज्यादातर वो परसेंटेज मेथड से ही किया जाता है। तो बेंचमार्किंग इज वन ऑफ द recognized method through which an auditor determines the materiality level. Under this method, a percentage is often applied to a chosen benchmark। एक परसेंटेज लगाई जाती है as a starting point in determining the materiality for the financial statement as a whole। Now you're getting the thing. The auditor has to apply his professional judgment in determining the materiality, choosing appropriate benchmark and determining the level of benchmark। Okay. Factors that may affect the identification of appropriate benchmark include, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, कि बेंचमार्क पता करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो हम ये सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं, factors in
डिटरमाइनिंग बेंचमार्क। तो फर्स्ट, ये देखो एक फोटो दे रखी है। अब इससे अगर आपको ये फेसेस पता है कि ये कौन है, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी जी, अडवाणी, ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, एंड ये है स्मृति ईरानी। अगर आपको ये पता है इससे लिंक कर सकते हो, बाकी देर इज नो वो चीज कंपल्शन कि आप इसी से याद करो, क्योंकि ये बहुत बेसिक और अंडरस्टैंडेबल चीज है, तो ये वैसे भी याद हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं होना। ठीक है। ओहो, एक सेकंड। तो यस, डिपेंड करेगा पहला तो एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, एलिमेंट्स ऑफ एफएस। एग्जांपल में पहले तो एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस ब्ला ब्ला ब्ला। ये ऐसा तो नहीं कि भाई सेल बड़ी नहीं है, एक्सपेंस ऑफ सेल्स या एक्सपेंडिचर ऑन द सेल्स वो धनाधन बढ़े हैं। क्यों भाई, सेल्स तो तुम्हारी बढ़ी नहीं, तो वो तो बढ़नी नहीं चाहिए, तो एक मटेरियलिटी चीज हो गई, राइट। whether there are items on which attention of the user are particulars of the particular entity's financial statement tends to be focused। अच्छा, ये बोल रहा है कि ऐसे कोई items on which the attention of the user of particular entity's financial statement tends to be focused। items of financial statement, इसको आप थोड़ी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, देयर इज नो इशू यार, ऑडिट को आप वगैरह वैसे लर्न करने में हो गया काम। ठीक है, सिंपल बात समझो ना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि देयर आर आइटम्स ऑन विच द अटेंशन ऑफ यूजर्स ऑफ पर्टिकुलर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड्स टू बी फोकस्ड। मैंने लिख दिया आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर द यूजर्स हैव स्पेशल अटेंशन। ठीक है, वाइल रिगार्डिंग द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कुछ भी लिख सकते हो आप, देयर इज नो इशू। Next is nature of the entity, where the entity is at its life cycle and the industry and the economic environment in which the entity operates। तो उसमें हमने तीन चीज, नेचर ऑफ द एंटिटी, वेयर एंटिटी लाइफ साइकिल के अंदर किधर है, नेचर, लाइफ साइकिल, और इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स। किस लाइफ साइकिल के अंदर है, किसने बोला कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड, ठीक है। फोर्थ इज होम मिनिस्टर वाली वाइब, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल पैटर्न। लाइक डेट या इक्विटी, डेट एंड इक्विटी की हम बात करते हैं इसके अंदर। सॉरी, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ द एंटिटीज फाइनेंस मोर बाय डेट रेदर देन द इक्विटी, यूजर में पुट मोर एम्फोसिस ऑन द एसेट एंड क्लेम्स ऑन देम देन ऑन द एंटिटीज अर्निंग। हम मतलब इक्विटी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि पता है कि भाई इक्विटी के पैसे तो जाने नहीं है, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने डेट उठा रखा है, और डेट को पहले पैसे रीपे किए जाते हैं, देन उसके बाद बचा कुछ जो आता है वो एंटिटी का होता है या इक्विटी का होता है। द रिलेटिव वोलेटिल वोलेटिलिटी, क्या बोले इसको, वोलेटिलिटी, द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। अब वोलेटिलिटी क्या होता है, वोलेटाइल समझते हो आप,
वॉलेटाइल का मतलब होता है कि यूं ही डोलता रहना, यूं। ठीक है, तो रिलेटिव तो भाई अगर कोई ऐसा आइटम है जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है हर साल, हर साल मतलब ऐसा होता है कि भाई कभी इतना बड़ा हो, कभी बड़ा ही ना हो बिल्कुल भी, तो हम उसके लिए भी एक बेंचमार्क सेट करेंगे, उस पे डिपेंड होके भी बेंचमार्क सेट करेंगे कि यार ये तो कभी बढ़ता है कभी नहीं बढ़ता, बिल्कुल समझ ही नहीं आता, राइट। सो वंस अगेन एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर द यूजर, वेदर ऐसे कोई आइटम जहाँ पे यूजर्स की स्पेशल अटेंशन है, ठीक है, विच ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी फोकस्ड ऑन, ये चीज। देन द नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी में किस लाइफ साइकिल में चल रही है, लाइक आपको पता हुआ इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, देन मैच्योरिटी स्टेज होता है, देन डिक्लाइनिंग स्टेज होता है, बहुत तरह के ऐसे स्टेजेस होते हैं, ये आपने एस एम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। देन ओनरशिप स्ट्रक्चर, कि ऐसा तो नहीं कि डेट बहुत ज़्यादा है इक्विटी कम है, या इक्विटी बहुत ज़्यादा है डेट बहुत कम है, उससे भी फर्क पड़ जाती है चीज़ें के बाद। देन लास्ट है रिलेटिव, रिलेटिव वॉलिडिटी ऑफ द बेंचमार्क, ऐसा तो नहीं कि बेंचमार्क हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आइटम ही ऐसा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सुटेबल बेंचमार्क डिपेंडिंग ऑन द वेरियस सर्कमस्टेंसेस, ये है, हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल्स ऑफ बेंचमार्क दैट मे बी एप्रोप्रिएट इंक्लूड कैटेगरीज ऑफ रिपोर्टेड इनकम सच एज पीबीटी, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंस, टोटल इक्विटी, नेट एसेट वैल्यू। एंड इट डिपेंड्स कि कौन कैसे उस चीज को एनालाइज कर रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एबिडा जो बोलते हैं कभी कभी। इन एन ऑडिट ऑफ एंटिटीज डूइंग पब्लिक यूटिलिटी प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स, टोटल कॉस्ट या नेट कॉस्ट उसके लिए डिपेंड ऑन द कंपनी, डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज ऑपरेटिंग। किसी किसी के अंदर प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, दे आर नॉट सेटअप कि वो प्रॉफिट्स कमाएं, दे आर सेटअप कि वो कुछ बढ़िया करें और नीड्स को फुलफिल करें ऑफ द जनरल पब्लिक। सो ऐसा तो नहीं कि वो उनका पैसा डाइवर्ट हो रहा है, तो हम वो देखते हैं कि एसेट्स से हमारी सेल्स कितनी जनरेट हो रही है, वी आर फोकस्ड मोर ऑन द सेल्स नॉट ऑन द प्रॉफिट, बिकॉज उनका प्रॉफिट कमाने का काम नहीं है, राइट। When an entity has custody of the asset may be appropriate बेंचमार्क। अगर उन पे कस्टडी ऑफ एसेट है, उनका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसे है, तो एसेट्स पे हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि एसेट क्या है कैसे है। सो सिंपल चीज़। अब इसकी मटेरियलिटी की रिवीजन भी होनी चाहिए, इट शैल बी डायनेमिक, ऐसा ना हो कि फिक्स किया और भूल जाओ, जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे रिवीजन भी होनी चाहिए। सो मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, if applicable, the material level or levels of the particular classes of transaction account balances or disclosures may need to be revised as a result of, कब कब रिवाइज होगा, changes circumstances that occur during the audit। समझ लो ऐसा कुछ नया चेंज आया तो उसमें हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ डिसीजन टू डिस्पोज अ मेजर पार्ट ऑफ एंटिटीज बिजनेस, एंटिटी 3 सेगमेंट में काम कर रही है, एक सेगमेंट बंद करने का सोच रही है क्योंकि बोल रहा है बहुत लॉसेस हो रहे हैं इसके अंदर, तो एक सेगमेंट अगर बंद हो जाएगा तो इसका मतलब लॉसेस वहां से गए, पहली बात तो वो सेगमेंट में नहीं है तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, उससे इंडस्ट्री बदल जाती है कभी कभी। देन अगर लॉस मेकिंग यूनिट को हम बंद कर देंगे तो उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर हम ये करेंगे। देन न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, तो न्यू इन्फॉर्मेशन में तो हमेशा रिवीजन होनी होनी चाहिए, वेदर इट इज मटेरियल और नॉट, बिकॉज वी नीड टू कंसिडर एवरी सिंगल थिंग, राइट। कोई हमें न्यू इन्फॉर्मेशन, और चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज एंड इट्स ऑपरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर हमारी ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में कुछ फर्क आ गया तो वहां वो चीज ध्यान देगा और समझेगा कि हाँ यहाँ मटेरियलिटी को रिवाइज करने की जरूरत है। 3 चीजें, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जो पहले नहीं पता थे अब अकर ड्यूरिंग दी ऑडिट है। देन कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो हमें बताई गई कि यार ये भी चीज होती है ऐसे। एंड लास्ट, अ चेंज इन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज एंड इट्स ऑपरेशन, एंटिटी की एनवायरमेंट ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, जिससे एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फैप, जिससे फैप करने की जरूरत पड़ गई, जिससे फैप पे कोई असर आ रहा है, वैसी चीज। सो ये एग्जांपल ये पढ़ सकते हो। नो नीड डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी, सेम चीज़ है यार, डॉक्यूमेंट क्यों करने है, क्या करनी है, वैसे ही सी कि मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर मटेरियल लेवल या फिर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंसेस है, मटेरियलिटी हम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रहे हैं, लाइक गोइंग कंसर्न, लेट्स टॉक अबाउट गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न
हमेशा मटेरियल रहता है, ठीक है। इट इज़ अ डिस्क्लोजर, वो उसकी वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, कितना भी नहीं। अगर कंपनी ने बोल दिया कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, डिस्क्लोजर दे दिया कि गोइंग कंसर्न नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को आने वाले 2 साल में ये कंपनी बंद होने वाली है, तो ये बहुत ज्यादा मटेरियल पॉइंट है ना। इसके लिए अमाउंट गया तेल लगाने, नेचर गया तेल लगाने, ये एक तरह का डिस्क्लोजर है जिसके लिए मेरे को मटेरियलिटी सेट करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बोल रहा है कि हाँ 4-5 साल में कंपनी बनने वाली है। सो डिपेंड्स, अगर ऐसा कुछ है तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, और मटेरियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है वो भी रिकॉर्ड करेंगे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वो भी रिकॉर्ड करेंगे, और कोई रिवीजन हुई है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। बहुत बेसिक, मतलब बच्चों वाली चीज क्या है ये, मटेरियलिटी, मटेरियलिटी लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस, कि हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट के लिए अलग अलग निकाल दिए, देन परफॉर्मेंस, और कोई रिवीजन हुई है तो। Now, materiality and audit risk. In conducting an audit of financial statement, the overall objectives of auditor are to obtain a reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from the material misstatement, whether due to fraud and error. ये तो जुबानों पे रट जाना चाहिए भाई, सबसे पहले चैप्टर में ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये तो रट ही जाना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये है। Thereby enabling the auditor to express an opinion whether the financial statement are free from material misstatement or not, and are prepared in all material respect, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये भी हो गया। एंड टू रिपोर्ट, ये भी चीज होती है, ये एक तरह का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं। एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड विद एसेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। ये तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता दिया कि हाँ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statement as a whole are free from material misstatement or not, ठीक है, whether due to fraud and error। फिर thereby enabling the auditor to express an opinion बताने के लिए whether financial statement are prepared in all material respect as per the applicable financial AFRF, applicable financial reporting framework। फिर and to report on the financial statement, ठीक है, एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज, एज रिक्वायर्ड बाय द एसे इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। ऑडिटर ने जो ढूंढा है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। The auditors obtain reasonable assurance by obtaining a sufficient appropriate audit evidence to reduce the risk at acceptably low level। मतलब ऑडिटर एसएई ऑब्टेन करेगा और चाहेगा कि इन उस एसएई से हम अपना रिस्क बहुत ज्यादा कम करते हैं। ये एक भूमिका बना रहा है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। Audit risk is the risk that the auditor expresses an inappropriate opinion whether the financial statement are materially misstated। Audit risk क्या होता है? Audit risk ये होता है कि ऑडिटर ने बोल दिया कि ये चीज सही है, ठीक है, उन्होंने उसने एक ये बोल दिया कि यार समझ लो ये कैसे बोलूँ मैं, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, अगर आपको ये दिखती हो, ये नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक है, मैंने ये इसको पढ़ा और मैंने बोला कि यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मतलब इसमें तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और एक्चुअली कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, तो इसको मैं बोलूंगा ऑडिट रिस्क, कि ऑडिटर ने डिटेक्ट कर लिया गलत। वैसे तो रिपोर्ट क्लीन थी लेकिन ऑडिटर ने बोल दिया कि गड़बड़ है। तो ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन whether the financial statement are material misstatement, ठीक है। सो ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। मटेरियलिटी एंड, मतलब ये जो पूरी थी ये इसके अंदर कहीं रिलेट नहीं करती। अब जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो रिलेट करता है, इंपॉर्टेंट तो क्या ही है। Materiality and audit risk are considered throughout the audit, in particular when identifying and assessing the risk of material misstatement। अगर हम रोमम को आइडेंटिफाई असेस कर रहे हैं तब भी हम अपना मटेरियलिटी लेवल देखते हैं। देन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फैप, तब भी हम मटेरियलिटी देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम मटेरियलिटी देखते नहीं, हम तब भी देखते हैं। देन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ऐसा हो कि मैंने बोला कि भाई ये सब मिस स्टेटमेंट है, पर वो पिछले ऑडिटर ने भी बोला था, तो साला तुमने ठीक क्यों नहीं करी? जब पिछला जो ऑडिटर था उसने बोला कि भाई ये चीज गलत है तो अगली बार से सही कर लेना, तो तुम वो चीज को रिपीट कर रहे हो, तो वो भी एक तरह का रिस्क है, और वो मटेरियलिटी से डिफाइंड होता है। ओके, तो ये चीज भी होती है इसी के साथ कवर। ठक ठक ठक। एंड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, अगर आप क्वेश्चन आंसर करना चाहो तो हम वो भी कर सकते हैं। एक करें क्या कुछ एमसीक्यू टाइप, देखें जरा। ये केस स्टडी बेस्ड है पूरा यार, पूरा केस स्टडी है। एक ही पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते। मतलब इतना वैसे कंफ्यूजिंग तो नहीं है।
बट फिर भी एक मिनट, ये रहा ऐसे 320। ठीक है, पढ़ना इसको ध्यान से, आई होप दिख रहा हो। ऐसे 320 ऑन मटीरियलिटी जो भी नाम है रिक्वायर्स दैट एन ऑडिटर should not consider materiality and its relationship with the audit risk while conducting an audit। ये तो हो गया गलत। should consider materiality and relationship with the audit while conducting, ये भी ठीक है। should not consider materiality but should consider, नहीं जी, should consider materiality but need not to consider its अच्छा, तो ये भी गलत है। ये हो गया सही। ऐसे एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई चीज नहीं। तो आई होप इसके अंदर आपको चीज समझ आई हो। ये चैप्टर वैसे छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और इसमें लैंग्वेज का वैसे देखा जाए इतना पंगा जोल वगैरह है नहीं। और देखो ना कितने छोटे नोट्स बने यार हमारे, एक पेज भी कवर नहीं है। मैं अगर इसके अंदर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डाल दूं तो एक पेज कवर हो सकता है, बट देर इज नो नीड कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आए। बस अगर हम ये बनाना चाहते हैं यहाँ बना सकते हैं। एक ये चीज, एक सेकेंड। अब ये सोचिए नोट्स बन रहे हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड नोट्स हैं यार। तो क्या अमाउंट, amount set by the auditor which is less than the materiality on the financial statement as a whole। तो मैं तो एज अ होल लिखने वाला था, पर ठीक है, ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख देते हैं एज अ होल। टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, टू रिड्यूस द रिस्क एट लो लेवल, एक्सेप्टेबली लो लेवल। एक बार लैंग्वेज जो है उसकी क्लैरिटी के साथ पढ़ लेते हैं। टू रिड्यूस टू एन एप्रोप्रिएट लो लेवल द प्रायोरिटी, अगर इसको ऐसे भी लेंगे तो भी चलेगा। टू रिड्यूस द प्रायोरिटी एक्सेप्टेबली, एट द एग्रीगेट of misstatements does not exceed the materiality ओके। सो बिडू लोग, ये भी चीज होती है हमारी खत्म, और इसी के साथ ऐसे 320 को भी मिलता है पूर्ण विराम हमारी तरफ से। एंड मिलते हैं आप सभी से हम अब अगली वीडियो में, जो वीडियो रहने वाली है हमारा ऐसे 330 के ऊपर। और मैं सोच रहा हूँ इसके बीच मैं बैंक ऑडिट ले आऊँ। क्या क्या लगता है, बैंक ऑडिट लाना चाहिए? क्योंकि बैंक ऑडिट ना ऐसी चीज है, साला कहीं से रिलेट नहीं करता कुछ, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग और आजकल बड़ा चर्चा में भी है। तो मैं सोच रहा था कि अगर मेरे को बैंक ऑडिट का मन करेगा तो मैं इसके बाद डायरेक्ट बैंक ऑडिट लाऊंगा, और जो मटीरियलिटी या फिर ये जो हमने करा है उससे कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद ऐसे 330 या 315 आएगा, क्योंकि 315 में हम समझेंगे कि रैप कैसे होता है, और 330 में हम समझेंगे कि फैप कैसे होता है, रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क। ठीक है, और 315 में आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग दी या असेसिंग दी एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ है। ठीक है, मतलब रिस्क असेसमेंट चलता है उसके अंदर, बेसिकली वो रैप एंड फैप के ऊपर है। देन उसके अगर हम 300 के ऑनलाइन की बात करें तो हमने परफॉर्मेंस वगैरह सब कर लिया है, मतलब प्लानिंग एंड ऑल। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज, एंड आई एम रियली इंजॉइंग टीचिंग मटीरियल, क्या बोलते हैं, ऑडिट। बेसिकली आई एम रियली इंजॉइंग टीचिंग ऑडिट, और आप सब भी सपोर्ट कर रहे हो इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
और साथ ही साथ पढ़ोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऑल द बेस्ट जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आई विश यू ऑल द लक। एंड कि आप चपड़ फाड़ो, ऑडिट के अंदर बिल्कुल ना घबराओ भाई। लैंग्वेज वैंग्वेज का गेम ना थोड़ा बहुत ही ऐसे ही बताऊंगा, बहुत छोटा है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, तो आपको लैंग्वेज का तो फियर हट ही जाएगा। बेसिक चीज़ है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है रिविजन्स की, कि लोग रिविजन बहुत ज़्यादा कम करते हैं, और करते हैं तो ओरली कर देते हैं। भाई लिख के करनी है थोड़ी। सो विद ऑल दैट सेड, इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। इट इज अराउंड 45 मिनट्स हो गए हैं इस लेक्चर को। एंड इट वाज लवली लेक्चर। आई फील कि बहुत, मतलब मैं कई बार गया हुआ था, तो ब्रेक के बाद मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरे को भी मजा आया। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लिव फाइनेंस, लर्न फाइनेंस, एंड ऑडिट भी सीखते जाइए। फाइनेंस की भी हम कुछ निकालेंगे अच्छा खासा। खैर, मैं तो यही मानता हूँ कि ऑडिट में भी फाइनेंस है, ऑडिट के अंदर भी हम फाइनेंस सीख रहे हैं, फाइनेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऑडिट में भी फाइनेंस है, बट यस, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मजे करते रहिए यार। बाय बाय।